13 अप्रैल 1919 एक तारीख जो भारत के इतिहास में खून से लिखी गई। चलिए आज जलियांवाला बाग के दर्दनाक सच को उजागर करते हैं। Colonel Reginald Dyer opened fire at innocent Indians in Jallianwala Bagh, Amritsar. It is a story of the brutal, cold-blooded murder of 500 to 600 people at the hands of the imperialist British Raj. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लागू करती है ताकि युद्ध के समय भारत में उनके हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को आसानी से दबाया जा सके। इस कानून के तहत पुलिस को बेइंतहा पावर मिल गई थी। बिना सबूत और ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार करने की, किसी के भाषण या आंदोलन को रोका जा सकता था। इस एक्ट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन अंग्रेजों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 4 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के कड़े प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि उल्टा वो भारतीयों की उम्मीदों को चलते हुए इन प्रतिबंधों को अस्थायी कर देते हैं। 1919 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसमें वर्ल्ड वॉर के जो कानून थे जैसे प्रेस सेंसरशिप, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, डिटेंशन फॉर अनलिमिटेड टाइम, बैन ऑफ पब्लिक मीटिंग, इन सबको और लंबे समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये कानून भारतीयों की आवाज को कुचलने के लिए बनाया गया था। अंग्रेज एक ऐसा भय का माहौल बनाना चाहते थे कि कोई भी हिंदुस्तानी उनके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत न कर सके। भारत के फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों की इस मंशा को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। कानून पास होते ही देश भर में हंगामा मच गया। किसी ने इसे काला कानून कहा तो किसी ने इसे नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून कहा। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। कानून के पास होने के 3 हफ्ते बाद 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे रावलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। पंजाब में कांग्रेस के 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, इसलिए उन्हें 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच गांधी जी ने पंजाब के हालात का जायजा करने के लिए मुंबई से पंजाब आने का फैसला किया। ब्रिटिशर्स ने उनके पंजाब आने पर रोक लगा दिया, लेकिन गांधी जी पाबंदी को नजरअंदाज कर ट्रेन से पंजाब निकल पड़े। जैसे ही उनकी ट्रेन दिल्ली के पास पलवल रेलवे स्टेशन पहुंची तो अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार लोगों के बढ़ते विद्रोह से आग बबूला हो गई। उसी दिन जालंधर में तैनात जनरल डायर को इन हिंसक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अमृतसर पहुंचने का आदेश दिया गया। अमृतसर में ब्रिटिश आर्मी तैनात की गई और 11 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 2 दिन बाद बैसाखी का त्यौहार आने वाला था। अमृतसर के लोग इस अवसर पर जालियांवाला बाग में इकट्ठा होकर एक शांतिपूर्ण सभा करने का फैसला करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के अवसर में घूमने आए थे। जालियांवाला बाग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बेहद करीब 6.5 एकड़ में फैला पब्लिक गार्डन है, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। उस समय जालियांवाला बाग के अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। यहाँ एक कुआं भी था जिसमें राहगीर अपना प्यास बुझाते थे। उस समय रॉलेट एक्ट के तहत पब्लिक गैदरिंग कानूनी जुल्म था। जैसे ही लोगों के इकट्ठा होने की खबर जनरल डायर तक पहुंची, वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो तुरंत 90 हथियारबंद सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग की ओर कूच कर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और एग्जिट गेट को बंद कर दिया। जहां 40 सिपाही बाग के बाहर तैनात थे तो वहीं 25 गोरखा और 25 बलोच में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर जनरल डायर के आदेश पे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली फायर करना शुरू कर दिया। पल भर में जालियांवाला बाग गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अचानक हुए इस हमले में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। डायर ने हुक्म दिया अपने सैनिकों को कि वो बंदूक को रिलोड करें और उस तरफ फायरिंग करें जिस तरफ ज्यादा भीड़ है। किसी के आंखों में गोली लगी तो किसी का तड़िया बाहर आ गई। भयंकर अफरा तफरी मची हुई थी। गोलियों की बौछार में बचने के लिए जिसे जहाँ जगह मिली वो वहाँ छिपने की कोशिश कर रहा था। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में भी छलांग लगा दी। ये कुआं भी मौत से बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि कब तक वो तैर पाते। दम घुटने से उनकी मौत हो गई और जल्दी ये कुआं मौत का कुआं बन गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक 8 साल बाद 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की ब्रेन हमले से मौत हो गई। ऐसे में भारत के कुछ ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने ठान लिया कि भले ही अंग्रेज जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा नहीं दे पाए, पर वो खुद उनकी हत्या करके इसका बदला लेंगे। इनमें से एक थे शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी वीरता की कहानी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रचलित है। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। उन्होंने जैसे इस घटना के बारे में सुना, वो पैदल ही जालियांवाला बाग की तरफ पहुंच उठे, जहां उन्होंने खून से सनी मिट्टी उठाई और कसम खाई कि अंग्रेजों की हुकूमत को भारत से उखाड़
फाड़ फेंकेंगे। आगे उन्होंने अपने हिस्से का काम करके इतिहास में अमर भी हो गए। लेकिन इसी बीच एक और वीर सपूत है, सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा देने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने 1934 में ब्रिटेन पहुंचकर 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटल हॉल में, जहां माइकल ओडायर चीफ गेस्ट बनकर आया था, वहां अंग्रेजों के भारी भीड़ के बीच सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग में मरे लोगों का बदला ले लिया। इस क्रांति की चिंगारी ने हर भारतीयों के दिल में एक ऐसा जोश भर दिया कि आखिरकार 1947 में उन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने में मजबूर कर दिया। आज़ादी के बाद 1951 में जालियांवाला बाग में भारत सरकार द्वारा इस हत्याकांड में मरे लोगों की याद में एक स्मारक बनाया गया। यह स्मारक हमें यह याद दिलाता है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे ना जाने कितने उधम सिंह, कितने भगत सिंह और लाखों लोगों का बलिदान छिपा है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ये हिस्ट्री सबको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में।